Basically, we were discussing sympathomimetics. Sympathomimetics are classified into directly acting and indirectly acting. Directly acting में अल्फा कर लिए, बीटा एगनिस्ट कर लिए, मिक्स एक्टिंग एगनिस्ट कर लिए. अब इनडायरेक्टली एक्टिंग करने. इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब क्या है कि वो डायरेक्टली जाके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेंगे, लेकिन किसी तरीके से नोरेपिनेफ्रिन को सिनेप्स में बढ़ा देंगे. सो वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स, रिलीजर्स एंड रीअपटेक इनहिबिटर्स. होता क्या है कि ये देखें, ये हमारे पास सिनेप्टिक लेफ्ट है. लेट मी इरेज इट. अब देखें, एक हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, एक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बना लेते हैं. अब यहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ होती है. नॉर्मली क्या होता है, नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ हो गई, फिर उसके बाद उसका रीअपटेक हो जाता है. ठीक हो गया. अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जो नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज़ बढ़ा देती हैं. ठीक है, सिनेप्टिक लेफ्ट में उसका रिलीज़ बढ़ा देती हैं, एंड दोज ड्रग्स आर रिलीजर्स. फॉर एग्जाम्पल एम्फेटामीन्स. ठीक हो गया. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो उसके रिलीज़ को तो कुछ नहीं करती, लेकिन ये जो उसका रीअपटेक हो रहा था ना नोरेपिनेफ्रिन का, उस रीअपटेक को इनहिबिट कर देंगी. तो नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा देर तक सिनेप्टिक लेफ्ट में रहेगी. इस तरह उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा. सो नोरेपिनेफ्रिन का जो अमाउंट है इन द सिनेप्टिक लेफ्ट वो बढ़ाने के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स हैं. नंबर 1 इज़ द रिलीजर्स एंड नंबर 2 आर द रीअपटेक इनहिबिटर्स. रिलीजर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो आप याद कर लें. 3 ड्रग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, वही 3 काफ़ी हैं. एम्फेटामीन्स, ठीक है, उनका क्लिनिकल रोल बहुत कम है. जो है एक दो वो अभी आपको बता देती हूँ. एक एफेड्रीन, ठीक है, ये कोल्ड की मेडिकेशन है और बेसिकली दी जाती है उसके लिए वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, नेज़ल डीकंजेशन को रिड्यूस करने के लिए. ठीक है, वो सब चीज़ों के अंदर. और टायरामीन. टायरामीन क्या है कि ये एज अ ड्रग तो नहीं यूज़ होती, लेकिन टायरामीन का क्या है कि ये कुछ फूड में होती है, लाइक रेड वाइन के अंदर हो सकती है, चीज़ के अंदर हो सकती है. तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन है जो आपको आनी चाहिए. टायरामीन क्या है? टायरामीन रेड वाइन में है, चीज़ में. अगर कोई पेशेंट है उसने चीज़ खा ली हुई है, उसके अंदर टायरामीन होगी, तब टायरामीन क्या करेगी, ये एक रिलीज़र है और नोरेपिनेफ्रिन को बढ़ा देगी सिनेप्टिक लेफ्ट में. अब लेट्स से यही एक पेशेंट था जो हाइपरटेंशन की वजह से या किसी और डिजीज़ की वजह से माओ इनहिबिटर्स ले रहा था, मोनोमीन ऑक्सीडेज का इनहिबिटर ले रहा था वो. अब अगर वो एज अ ड्रग मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा है अपनी हाइपरटेंशन, अपनी किसी डिजीज़ की वजह से, और साथ उससे रेड वाइन खा लिए, चीज़ खा ली, यानी टायरामीन को इनटेक कर लिए, तो टायरामीन भी नोरेपिनेफ्रिन को बढ़ा देगी. जो माओ इनहिबिटर्स हैं, मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, वो भी नोरेपिनेफ्रिन को बढ़ाते हैं. तो पेशेंट क्या होता है, वो एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं उनकी ड्रग इंटरेक्शन होती है टायरामीन के साथ, और अगर आप टायरामीन के साथ कोई पेशेंट इसको ले ले तो इट विल कोज हाइपरटेंसिव क्राइसिस. बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा, क्योंकि नोरेपिनेफ्रिन दोनों चीज़ें ही इंक्रीज़ करी हैं. बेसिकली मोनोमीन ऑक्सीडेज नोरेपिनेफ्रिन को ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स उसके ब्रेकडाउन को कम करें, रिलीजर्स उसका रिलीज़ भी बढ़ाई जा रहे हैं. तो ये आप देखें कितनी ज़्यादा नोरेपिनेफ्रिन है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा. दिस विल लीड टू हाइपरटेंसिव क्राइसिस. तो अगर कोई भी बंदा माओ इनहिबिटर्स पे लगा हुआ है, उसको वो मेडिकेशन के तौर पे ले रहे हैं, तो उसको आपने बताना है कि आपने रेड चीज़, वाइन, ये जो भी वेस्टर्न में हमारे तो इधर कम ही ये चीज़ें होती हैं, तो वो आपने उनको नहीं खाना, क्योंकि ये आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज कर सकता है. सो टायरामीन का ये चीज़ हो गई. फिर उसके बाद ये देखिए, मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिशन के साथ क्या होगा कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर जा सकते हैं. फिर एम्फेटामीन्स की अगर आप बात करें तो एम्फेटामीन्स एडिक्शन के लिए यूज़ होती हैं और इस सब चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं. क्लिनिकली एज सच इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है. साइकोस्टिमुलेंट होती हैं, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, ये सारी चीज़ें बढ़ाता है थ्रू द रिलीज़, यानी रिलीज़र वाला इसका मैकेनिज्म है. अगर आपने यूज़ करना भी है किसी डिज़ीज़ के अंदर, तो ये नेक्रोलेप्सी और ADHD के अंदर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इनकी ट्रीटमेंट में आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो. ADH एंड नेक्रोलेप्सी. ऑब्वियसली ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं है, क्योंकि ये एडिक्शन कोज कर सकती है. और एफेड्रीन जो है ये कोल्ड मेडिकेशन है. आप ड्रॉप्स वगैरह भी जैसे फिनाइलेफ्रिन की तरह दिए जा सकते हैं इसके, और ये क्या करेंगे कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा और जो इन्फ्लेमेशन और वो सारी चीज़ें हैं, फ्लू हुआ हुआ है, वो सब जो कंजेशन हुई है वो रिड्यूस हो जाएगी. तो दैट्स इट. रिलीजर्स में 3 करने आपने याद, टायरामीन, एफेड्रीन, एम्फेटामीन. एम्फेटामीन्स के 2 यूजेस याद करें, नेक्रोलेप्सी एंड ADHD. टायरामीन के अंदर सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ये माओ इनहिबिटर्स के साथ हाइपरटेंसिव क्राइसिस कराएगा. और रीअपटेक इनहिबिटर्स में आप नाम ही याद कर लें, बहुत बात है. कोकेन और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स. कोकेन क्या करेगी, ये मुझसे मैम ने कहीं प्रॉफ में भी कहीं पूछा था कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोकेन. तो ये क्या करती है कि रीअपटेक ऑफ नोरेपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर देती है. नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा देर तक लेफ्ट में रहती है और उसका इस तरह से एक्शन होता है. अब आप ये देखें कि सिनेप्टिक लेफ्ट है, नोरेपिनेफ्रिन यहाँ पड़ी हुई है. नॉर्मली क्या होता है, ये वापस चली जाती है थ्रू यहाँ पे रीअपटेक पम्प्स होते हैं. लेकिन कोकेन क्या करेगी और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करेंगे, वो इसको ब्लॉक कर देंगे. नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा देर तक लेफ्ट में रहेगी. तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जब वो ज़्यादा देर तक रहेगी तो उसका एक्शन प्रोलॉन्ग होगा.
और कोकेन लोग लेते हैं और एडिक्शन भी कोज होती है, इसके साइको इफेक्ट होते हैं, CNS पे इफेक्ट होते हैं, इसीलिए आप डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में भी इसको देते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को, उनका भी यही मेन मैकेनिज्म होता है। ठीक हो गया। सो ये बेसिकली हमारे पास थे सिम्पैथोमाइमेटिक्स। एक छोटी सी समरी होगी पूरे सिम्पैथोमाइमेटिक्स की, एंड देन आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। सो इन जनरल सिम्पैथोमाइमेटिक्स are classified into two categories. Number one is the, let me see if there is a good table here, तो हम वहाँ से कर लेंगे। सो बेसिकली सिम्पैथोमाइमेटिक्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया मेनली। नंबर 1 आर दोज दैट आर डायरेक्टली एक्टिंग, ठीक है, नहीं है हम ये पे खुद से बना लेते हैं। सो नंबर 1 आर द दोज दैट आर डायरेक्टली एक्टिंग, और दूसरे पे कौन से आगे जो इनडायरेक्टली एक्टिंग देते हैं। इनडायरेक्टली एक्टिंग अभी किए, पहले डायरेक्टली को कर लेते हैं। अल्फा 1 एगोनिस्ट कौन है, फिनाइलेफ्रिन। फिर बीटा की अगर बात करें तो बीटा 1 डोब्यूटामीन है, बीटा 2 एल्ब्यूटेरोल है। ये आपको सारे आने चाहिए, पिछली वीडियोज़ में मैं सिर्फ रिवाइज करूँगी, इसके अंदर एल्ब्यूटेरोल, सल्मेट्रोल सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके बाद बीटा 1 बीटा 2 मिला के जो बनाता है वो आइसोप्रोटेरेनोल है, उसके भी डिफरेंट यूजेस हैं। फिर मिक्स पड़े एपिनेफ्रीन उसके अंदर आ जाएगा, नोरेपिनेफ्रीन आ जाएगा, और इनके सारे मैंने आपको इफेक्ट्स बताए। नोरेपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन का इफेक्ट एट हाई डोजेज ऑफ एपिनेफ्रीन सिमिलर होता है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम अल्फा ब्लॉकर यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग की बात करें तो इसमें कोकेन आता है, रिलीजर्स और रीअपटेक इनहिबिटर्स आते हैं। रिलीजर्स में आपको एम्फेटामिन्स बताया, टायरामीन बताया, और रीअपटेक इनहिबिटर में कोकेन एंड TCAs करें। सो दैट्स ऑल अबाउट सिम्पैथोमाइमेटिक्स।